बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं सैयद आसिफ अपने एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज 17 जून बरोज़ मंगल। सबसे पहले शुरू करेंगे हम ट्रंप साहब के ट्वीट से जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही दागा है। मैं उसको दागा ही कहूँगा, जिस तरह का वो ट्वीट है उसको दागना ही कह सकते हैं। उसके बाद इमरान खान का ट्वीट, आज इमरान खान की बहनों से उनकी जेल में मुलाकात हुई, पटियाला जेल में। उन्होंने भी ट्वीट किया है, कुछ बातें की हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बात शेयर की है ईरानी अहदेदार के हवाले से, कि उन्होंने क्या कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। बात शुरू करते हैं ट्रंप साहब के ट्वीट से। ट्रंप साहब, जैसे कि पता है, G7 की उसमें मीटिंग्स में गए हुए थे वो वहाँ पे। वहाँ से जल्दी और जिसे कहते हैं तारा-तारी उठ के वो चले आए। तो जिसके ऊपर फ्रांस के सदर ने भी उनको जो टॉन्ट किया था, बाद में उन्होंने फ्रांस के सदर को भी ठीक-ठाक जवाब दे दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। और वो बहुत ज़रूरी काम क्या है, क्या नहीं है, उन्होंने आते ही यहाँ पे ट्वीट भी दाग दिया है। वो कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि इसको वंस एंड फॉर ऑल सेटअप, मतलब सेट कर दूँ। क्या सेट करना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हैं मिस्टर ट्रंप। तो अमेरिका बहादुर तो आपको पता है वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल है। तो बात करते हैं, ट्रंप साहब को ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट किया है कि अब उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं तले ऊपर। एक उन्होंने कहा कि अब हमारा ईरान पर मुकम्मल कंट्रोल है, ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर्स और दीगर दफ़ाई सामान थे। अब उन्होंने यहाँ पे लफ्ज़ थे का इस्तेमाल किया है, क्या वो सब ख़त्म कर चुके हैं, उनको टारगेट कर चुके हैं, निशाना बना चुके हैं, वो क्या है? और कहते हैं कि दीगर दिफ़ाई साज़ो-सामान थे और इसकी काफ़ी मिक़दार थी, लेकिन इसका मुवाज़ना अमरीकी साख्ता हामला और तैयार करदा सामान से नहीं होता। मतलब जिनके पास अमरीकी हथियार हैं और तमाम मामलात हैं, अमरीकी हथियार नंबर 1 है। उनके कहने का मकसद है कि नंबर 1 है अमरीकी हथियार, उससे बेहतर कोई हथियार हो नहीं सकता। तो अमेरिका के माल से बेहतर कोई नहीं हो सकता। अमेरिका के क्या कहना चाहिए कि जो आर्म्स एम एम्यूनेशंस हैं, उनसे बेहतर उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो अमेरिकन कर सकते हैं। तो बहरहाल ये उनका ट्वीट था। उसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा खतरनाक ट्वीट किया, या आप उसको मतलब एक तरह से धमकी हमें तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन कह भी सकते हैं। ट्रम्प साहब हैं और बड़े महबूब हैं यहाँ पर। तो हम वो कहते हैं कि हम बखूबी जानते हैं कि नाम निहाद सुप्रीम लीडर कहाँ छुपा हुआ है। उन्होंने बहुत ही क्या कहना चाहिए कि एस्टिमेट किस्म की बात की है उनके लिए, ख़ामनई के लिए। तो हम बखूबी जानते हैं कि नाम नहाद सुप्रीम लीडर कहाँ छुपा हुआ है। वो एक आसान हदफ है, ईज़ी टारगेट। आसान हदफ है, हम इसे बाहर नहीं निकालेंगे और ना ही हम इसे मारेंगे। मतलब वो जो रिजिम चेंज की बात चल रही थी कि हम वो रिजिम चेंज भी नहीं करेंगे, और क्या कहना चाहिए कि उनको मारने का भी कोई इरादा नहीं है। जैसे कि पिछले दिनों बातें चल रही थी कि जनाब खामनई को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी है। बहरहाल इसको मैं एक फ्रूटफुल थॉट कह सकता हूँ कि एक अच्छी कि वो एक आसान हदफ है, लेकिन वो वहाँ महफूज है, मतलब ईरान में महफूज है। हम इसे बाहर नहीं निकालेंगे, मतलब रिजिम चेंज नहीं करेंगे और ना ही मारेंगे और ना ही ऑफ कोर्स ख़त्म करें। कम से कम अभी के लिए तो नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते कि शहरियों पर या अमरीकी फ़ौजियों पर मिसाइल बरसाए जाएँ। शहरियों जैसे वहाँ कहा जाता है इसराइल में, कि जनाब शहरी आबादियों को निशाना बना रहे हैं। तो मसला ये है कि इसराइल के जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन डिपो है, वो हैं ही शहरी आबादी के नज़दीक। तो लामहला वहाँ पे कुछ ना कुछ हिट होता है, तो वो कहा जाता है, और नुकसान तो शहरियों का सबसे ज़्यादा ईरान का हुआ है। तो ये अमरीकी फ़ौजियों पर मिसाइल बरसाए जाएँ। हमारा कि वो कहते हैं कि इस मामले पर आपकी तवज्जो के लिए आपका शुक्रिया। ये मतलब कहने का मकसद ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे कहने की वजह से ईरान ने थोड़ा-सा अपने आप को लो प्रोफ़ाइल किया है, हमले कम कर रहे हैं। तो वो ये भी कह रहे हैं एक तरफ, और लेकिन दूसरी तरफ वो एक तरह से उनको टारगेट भी कर रहे हैं। तो बहरहाल अब देखना ये है कि ये कहाँ तक जाएगी, क्योंकि चीन ने पहले ही कह दिया है कि अमेरिका बहादुर पर इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा उस पर इन्हिसार ना करें और अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं अमेरिका के बगैर भी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये क्यों, अगर ये एस्केलेट होती है तो इसके पीछे क्या मसाइल काफ़रमा होंगे, या उसके पीछे क्या जहत होगी, कि क्या मकासद हासिल करने होंगे, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि ऑयल प्राइसेस अगर ऊपर जाती हैं, तो इसमें 2-3 कंट्रीज़ का बड़ा नुकसान होगा, जिसमें इंडिया
और चाइना सबसे बड़ा, उसके बाद इंडिया। तो चाइना और इंडिया का बड़ा नुकसान होगा अगर ऑयल प्राइस ऊपर जाते हैं, तो क्योंकि उनकी जो इंडस्ट्री है वो चलती इन्हीं चीज़ों पर है। ऑयल ज़ाहिर है उसकी बड़ी अहमियत है, जितनी ऑयल प्राइस लो रहेगी उनकी जो फिनिश्ड गुड है उसकी प्राइस भी लो रहेगी। तो बहरहाल देखते हैं कि इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं और कौन-कौन क्या-क्या मकासद हासिल करेगा। मैं अभी बात कर रहा था आपसे टाइम्स ऑफ इंडिया में। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक उन्होंने रिपोर्ट छापी है, पता नहीं किसके ज़रिए छापी है, कोई ज़राए लिखे नहीं है, बस उन्होंने लिख दिया कि आला ईरानी ओहदेदार करके, कि पाकिस्तान इसराइल पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला कर सकता है, अगर ईरान पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला हुआ तो। मतलब बड़ी अजीब-सी बात है, अभी तो पाकिस्तान के अपने इतने मसाइल हैं, वो अपने मसाइल में घिरा हुआ है और इन तमाम चीज़ों में हाँ, ईरान के ठीक है पार्लियामेंट में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगे, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हम तैयार बैठे हैं कि जनाब आज आ जाओ जी हम उड़ा देंगे आपको, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल तमाम कुछ लॉज़ होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कवानीन हैं जो जिनको फ़ॉलो करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हर एक शख्स एक या हर मुल्क एक-दूसरे पर एटम बम से हमला करने बैठ गया, तो आपकी टाँग कहीं और होगी और मेरी आँख कहीं और। तो बहरहाल बाकी बात कर लेते हैं। खान की बहनों की मुलाकात हुई, जो अलीमा खानम साहिबा से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वो खुद अपने केस के सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थी और उनका ये कहना था कि मेरे जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, मुझे मिलने भी नहीं दिया जाता। तो बहरहाल ये सोचना चाहिए जो बड़े खान साहब, उनको भी सोचना चाहिए कि भई किस तरह से उनकी मुलाकात करवाएँ किसी तरह और मुलाकातों को यकीनी बनाएँ सबके लिए। और इस तरह से पहले भी होता रहा है, पहले भी पॉलिटिशियंस जो हैं वो जेलों में मुक़य्यद रहे हैं, तो उनकी मुलाकात होती रही है। 20-20, 25-25 लोग मुलाकातें करते थे। नवाज़ शरीफ को देख लें, ज़रदारी साहब को देख लें, मतलब आप किसी भी पॉलिटिशियन का देख लें। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क में ये है कि हमारा पॉलिटिशियन ही जेल में जाता है। कभी आपने देखा कोई और जेल में गया हो? ऐसा नहीं है। तो इस पर बात करेंगे, इस टॉपिक को भी यहीं पे रहने देते हैं। फिर बात करते हैं कि इमरान खान की थोड़ी-सी गुफ्तगू जो उनकी बहनों के साथ हुई और साथ ही उनका एक ट्वीट भी आया जो उनके ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल पर आया है। उसमें लिखते हैं कि मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कि आलमी हालात की वजह से मैंने अपनी पार्टी को तहरीक 2 हफ्ते के लिए मौखर करने की हिदायत की है। मौजूदा ये जो कि बहुत अच्छा फ़ैसला है खान साहब का कि वो 2 हफ्ते के लिए उन्होंने जो तहरीक है उसको मौखर किया है और जो हालात चल रहे हैं उसमें कोई कुछ भी नहीं कह सकता कि ये हालात किस तरफ करवट बदलेंगे। तो मौजूदा आलमी हालात के असरात पाकिस्तान पर भी आएँगे बल्कि आ रहे हैं। ऐसे हालात में कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। खान साहब हमेशा कौम को मुत्तहिद करने की बात करते हैं, कभी भी वो इस चीज़ की बात नहीं करते कि पंजाब अलग है या सिंध अलग है, बलूचिस्तान अलग है या कोई भी कौम। वो बात करते हैं कि कौम। ऐसे हालात में कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट तो पेश करना ही था। बजट पास करने से पहले मुशावरत के लिए अली अमीन, उमर अय्यूब, मुज़म्मिल असलम, तैमूर झगड़ा और शिबली फराज मुझे ब्रीफिंग देंगे, तभी बजट पास होगा। इसमें बड़ी क्लियरली मेंशन कर दिया है, पहले बड़ी बीच में यूँ समझ लो लड़ाइयाँ शुरू हो गई बीच में। पीटीआई में 2 ग्रुप है, सबको पता है कि वहाँ पर क्या मामला चलते रहते हैं। एक ग्रुप यस सर वाला, एक ग्रुप नो सर वाला है। तो जिस वक़्त बजट पेश किया गया उस वक़्त भी यही बात कही गई कि पेश ही नहीं करना था। तो अब यहाँ पर ये बात कन्फर्म हो जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट तो पेश करना ही था, मतलब करना था पेश, लेकिन उसकी मंजूरी वो खान साहब के बगैर मुमकिन नहीं है। वफाकी बजट मुकम्मल तौर पर इशराफिया का बजट है, जिनके असासे बाहर हैं, इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बजट का सारा बोझ आम आवाम, तनख्वाहदार तबके और किसान पर पड़ेगा। सिर्फ नवाज शरीफ और जरदारी के असासे बाहर नहीं, बल्कि उनके वज़रा के असासे भी मुल्क से बाहर हैं और ये तो कोई शक नहीं है कि वाक़ई उनके सभी के असासे बाहर हैं, सिवाय मेरे और आपके। तो वफाकी बजट में उन लोगों पर मज़ीद टैक्स लगा दिया गया है जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं और जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनको मज़ीद छूट दे दी गई है। अब आप देख लें जितनी भी 111 कंपनीज़ को टैक्स की छूट दी गई है, 111 कंपनीज़ में किन-किन की कंपनीज़ हैं, सबसे ज़्यादा कंपनीज़ किन-की हैं? अ, अभी तो आप इंतज़ार करें फर्टिलाइज़र एयरलाइन का भी, वो बहुत ही जल्दी अनाउंस हो जाएगा, फर्टिलाइज़र एयरलाइन। मैंने तो उसको यही कहा है कि फौजी फर्टिलाइज़र वाले खरीद रहे हैं उसको और फौजी फर्टिलाइज़र कौन है वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। तो अब देखना ये होगा कि उस एयरलाइन का नाम क्या होगा। तो अगर कुछ उस एयरलाइन का कोई आपको नाम अच्छा लग रहा हो,
तो कमेंट करके शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट में उसका नाम दीजिएगा मुझे। अच्छा, खबरों के मुताबिक 33 लाख लोग पिछले चंद सालों में मुल्क छोड़कर चले गए हैं। उनमें से बेशतर अपनी कोई मालियत और असासे साथ लेकर गए होंगे। ये सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं है, बल्कि मुल्की पैसा भी बाहर जा रहा है। वो जो कहते थे ना, ब्रेन ड्रेन नहीं होता, ब्रेन गेन होता है। तो अब नजर लगा लें, खान साहब जेल में बैठ के ये बातें कर रहे हैं कि ये सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं है, बल्कि मुल्की पैसा भी बाहर जा रहा है। जाहिर है, जो मुल्क से बाहर जाएगा वो यकीनन पैसा भी लेके बाहर निकलेगा, खाली दिमाग लेके तो बाहर नहीं निकल जाएगा। कुछ जो उसके असासे होंगे बीच बाज के, पाकिस्तान में आज तो सब बाहर निकल रहे हैं, और जिसको चांस मिल रहा है वो तो निकल रहा है, जिसको चांस नहीं मिल रहा वो चांस के चक्कर में बैठा हुआ है। तो ट्रेनिंग है, क्योंकि यहाँ किसी को तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं है। जिसके पास 3 साल पहले 50,000 रुपए थे, उसकी हैसियत बमुश्किल 20,000 है। ये 60% महंगाई के करीब है। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई बहुत बढ़ी है। हालात भी यही हो गए हैं कि जो पहले लाख रुपए बनाता था, अब जो खर्चा है वो उससे ज़्यादा हो गया उसका, और महंगाई तो बहुत बढ़ी है। बिल्कुल सही बात कही है खान साहब ने। कोरोना जैसी आलमी वबा और आलमी मुआशी बहरान में हमारे मुआशी आदाद-ओ-शुमार देखें और आज देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि हमारी सारी पॉलिसीज़ पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए थी। बेहतरी के लिए थी। नाइंसाफ़ी बढ़े तो जमहूरियत ख़त्म हो जाती है, नाइंसाफ़ी मज़ीद बढ़ती है, जिसके बाइस दहशतगर्दी में भी इज़ाफ़ा होता है। इससे मईशत मज़ीद नीचे, रूल ऑफ़ लॉ जबकि रूल ऑफ़ लॉ भी नीचे चले जाते हैं और लोगों में मज़ीद मायूसी फैलती है। तो खान साहब का जनाब ये आज का ट्वीट था, और उन्होंने जो बातें करी हैं 100% सच हैं। जो पाकिस्तान का जो मसले मसाइल चल रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान की अवाम जिन मसाइल में फंसी हुई है, उन मसाइल से निकलने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ेगा, ये तो पाकिस्तानी अवाम को सोचना पड़ेगा, 24 करोड़ लोगों को, कि किस तरह से करना है। बहरहाल 2 हफ्ते तक की तहरीक की जो है पोस्टपोन कर दी है। 2 हफ्ते के बाद तहरीक के बारे में दोबारा ऐलान किया जाएगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है। लेकिन आप इर्द गिर्द नज़र रखें, और जो पाकिस्तान में है वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हालात पर नज़र रखें।